बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 5 अगस्त की इवनिंग का पेपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, एक फ़ीमेल है जिसको प्राइमरी एमेनोरिया है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एंड स्ट्रीक ओवरीज। दिस इज़ द डायग्नोसिस ऑफ टर्नर सिंड्रोम 45X0। तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, वेब्ड नेक होती है, वाइट स्पेस निपल्स होते हैं, हैंड और फीट में लिम्फेडिमा होता है, प्राइमरी एमेनोरिया होता है, ओवरी स्ट्रीक होती है, एक एक्स क्रोमोसोम की डिलीशन होती है, दिस इज कॉल्ड मोनोसोमी। क्लियर, सही हो गया। और एक एक्स क्रोमोसोम बचता है, दिस इज कॉल्ड हेमीजाइगस एक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद सिस्टिक हाइग्रोमा, बाइकस्पिड एयोर्टिक वाल्व और साथ में आ जाएगा कोआक्टेशन ऑफ एयोर्टा। इसमें हॉर्सशू किडनी भी एसोसिएटेड होती है, हाई आर्च पैलेट होता है और फोर्थ मेटाकार्पल शॉर्टेंड होता है। CVS के अंदर बाइकस्पिड एयोर्टिक वाल्व और कोआक्टेशन ऑफ एयोर्टा आ जाएगा, जिसमें आपको रेडियो फेमरल डिले देखने को मिलेगा। ओके, एक पेशेंट है जिसको हाई ग्रेड फीवर है और कोला कलर्ड यूरिन है फॉर 1 डे, LFTB डिरेंज है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है और बाइट सेल्स मिल रहे हैं। हिंस बॉडी बाइट सेल्स आर सीन इन केस ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दैट मीन्स ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी। क्लियर, एक फीमेल है जिसको राइट साइडेड हेडेक है 3 to 24 आवर्स का, यानी यूनिलैटरल हेडेक है, साथ में फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ओरा वगैरह भी है। दिस इज़ द निशानी ऑफ माइग्रेन। तो 3 तरह का हेडेक होता है। क्लस्टर हेडेक का ड्यूरेशन 15 मिनट से लेकर 3 आवर्स का होता है। तो एक बात रट्टा मारना कि जो टेंशन हेडेक है वो बायलैटरल होता है, जो क्लस्टर हेडेक है वो यूनिलैटरल होता है, बाकी दोनों हेडेक यूनिलैटरल होते हैं। क्लियर, इसके बाद आपने ड्यूरेशन को देखना है। जो क्लस्टर हेडेक है वो 15 मिनट से लेकर 3 घंटे का होता है, माइग्रेन वाला 4 से लेकर 72 घंटे होता है, टेंशन वाला 30 मिनट्स का होता है। अब जो क्लस्टर हेडेक है उसमें एक्सक्रूशिएटिंग पैरी और वाइटल पेन होता है, साथ में ऑटोनॉमिक स्टिमुलेशन होती है लाइक लैक्रिमेशन, राइनोरिया, कंजक्टाइवल इंजेक्शन, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद हॉर्नर सिंड्रोम, टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस। माइग्रेन वाले में यूनिलैटरल हेडेक होगा, पल्सेटाइल होगा, साथ में नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ओरा होगा ड्यू टू इरिटेशन ऑफ 5th क्रेनियल नर्व। टेंशन हेडेक में बायलैटरल हेडेक होगा जो कि एक बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होता है। क्लियर, इसके बाद है एक्टोपिक ACTH सिक्रेशन इज सीन इन केस ऑफ, किसके साथ एसोसिएटेड होती है एक्टोपिक ACTH, दिस इज द निशानी ऑफ स्मॉल सेल लंग कैंसर। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इससे एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट इज अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट के लिए लिम्फेटिक ड्रेनेजेस, एक्सिलरी लिम्फ नोड, स्पेसिफिकली एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, जिनको पेक्टोरल भी कहते हैं। 32 ईयर ओल्ड मैन जिसने एक्सीडेंटली अपने हैंड को ब्रश कर लिया अगेंस्ट द स्मूथ मेटल सरफेस, ठीक हो गया। अब इसमें कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कौन से है कि जो इसका मतलब जो लाइट टच सेंसेशन है उसके फाइबर्स होते हैं ए बीटा, तो जो फास्टेस्ट फाइबर है वो ए अल्फा होते हैं। पेन, जो फास्ट पेन होता है वो ए डेल्टा, स्लो पेन टाइप सी फाइबर्स होते हैं। ऑटोनॉमिक फाइबर्स की बात करूँ, प्री गैंग्लियोनिक में बीटा फाइबर्स या टाइप बी फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक टाइप सी फाइबर्स। जो पेन होता है फास्ट पेन के लिए ए डेल्टा हो जाता है, जो टच वगैरह प्रोप्रियोसेप्शन के लिए ए बीटा फाइबर्स आते हैं। क्लियर, एक और बात रट्टा मारना कि जो प्रेशर से अफेक्टेड होते हैं वो ABC है, जो हाइपोक्सिया से अफेक्टेड होते हैं वो BAC होते हैं। हाइपोक्सिया बैक करना अपने बैक, और उल्टा कर दो तो एनेस्थीसिया के लिए CBA आ जाएगा। एक फीमेल पेशेंट है जिसको कार्डिक डिफेक्ट है, साइकेट्रिक बिहेवियर है और क्लेफ्ट पैलेट है। अब जो साइकेट्रिक बिहेवियर आज नॉट कॉमन इन डाइजॉर्ज सिंड्रोम। डाइजॉर्ज सिंड्रोम में कैच 22 वाला रट्टा मारना है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट। क्लियर, कार्डिक डिफेक्ट होते हैं, एबनॉर्मल फेसिस होता है, थाइमिक एप्लेजिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। क्लियर, सही हो गया। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है डाइजॉर्ज सिंड्रोम में, तो बेस्ट आंसर इज डाइजॉर्ज सिंड्रोम। एक पेशेंट है जिसको चेस्ट पेन है, पाल्पिटेशन है, थर्ड हार्ट साउंड है एंड रेस्ट JVP है। क्लियर, ठीक हो गया। तो रेस्ट JVP आपको देखने को मिलती होती है और S3 देखने को मिलती है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के अंदर, यानी ये वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन है जो कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में होता है। अब पायोजेनिक पेरोटिनाइटिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियोइड्स। तो एक बात रट्टा मारना कि जो एसाइटिस टाइप है उसमें आंसर ई कोलाई आएगा, पैरोटिनाइटिस में भी ई कोलाई आएगा, लेकिन जो पायोजेनिक पैरोटिनाइटिस होता है
उसमें बैक्टीरियोइड्स आ जाते हैं जिसमें पस बनती है। अगर पुरपुरल सेप्सिस होता तो GBS आंसर लगाना है। 62 ईयर ओल्ड मैन को लेफ्ट MCA के आर्टरी का स्ट्रोक हो चुका है। तो लेफ्ट MCA में जब भी स्ट्रोक होगा तो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है, स्पास्टिक पैरालिसिस होती है। 7 ईयर ओल्ड बॉय क्लिनिक में आया विद फटीग, इरिटेबिलिटी और गम ब्लीडिंग है। क्लियर, ठीक है। और इसकी मदर ने कहा है कि वो ब्रेड और मिल्क मेनली लेता है और फ्रूट और वेजिटेबल्स को अवॉइड करता है। डैट मीन्स कि फ्रूट वेजिटेबल्स को नहीं लेना, डैट मीन्स विटामिन C की डेफिशिएंसी हो गया। और पेशेंट को पेटिकिया है, सब पेरियोस्टियल हेमरेजेस है, तो विटामिन C की डेफिशिएंसी है। डायग्नोसिस इस स्कर्वी। एक पेशेंट को दोनों लिम्स में वीकनेस है। क्लियर, ठीक है। और रिफ्लेक्सेस आर ब्रिस्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिफ्लेक्सेस आर ब्रिस्क, रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क है, दिस इज मीन्स अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है। तो ये ट्रांसवर्स माइलाइटिस में देखने को मिलती है। एक पेशेंट TB वाली दवाई ले रहा है और इसका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया, तो ये पिराजिनामाइड में होता है। एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ TCA आपको मिलते होते हैं 1 से लेकर 2 हफ्ते में, जबकि एंटी डिप्रेसेंट वाले 3 से लेकर 4 में। तो बेस्ट आंसर इज अल्फा। A 2-year-old child present with midline swelling below the hyoid bone, और ये swelling टंग की मूवमेंट के साथ और टंग की प्रोट्रियन के साथ और swallowing के साथ मूव कर रही है। That means this is a midline swelling which is thyroglossal cyst. Clear? Next is 58-year-old postmenopausal female है। postmenopausal फीमेल में ईस्ट्रोजन कम होता है, FSH LH का लेवल ज़्यादा होता है। 2 ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन है, एक को डिजीज़ है दूसरे को डिजीज़ नहीं है, उनको स्टडी किया जा रहा है विद द रिस्क फैक्टर। तो ये केस कंट्रोल स्टडी होती है। एक बंदा है जिसको जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग है फॉर 2 वीक्स, डैट मीन्स कि उसको कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर थिक वाल्ड किडनी है और यूरिनरी एक्सक्रीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और बायोप्सी के अंदर एप्पल ग्रीन बायोफ्रेंजेंस है। दिस इज सीन इन केस ऑफ अमाइलाइडोसिस। तो बेस्ट आंसर इज अमाइलाइडोसिस। और अमाइलाइडोसिस देखने को मिलती है मल्टीपल माइलोमा में। अब मल्टीपल माइलोमा में सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी होती है वो IgG होती है, सेकंड नंबर पर IgA होती है, फिर IgM होती है। परसेंटेज भी रट्टा मार लो 60 20 15। मल्टीपल माइलोमा में क्रैब फीचर्स होते हैं, हाइपरकैल्सीमिया, रीनल इन्वॉल्वमेंट, एनीमिया, बोन के अंदर लिटिक लीजन होती है, पंच आउट लीजन्स होती है, बैक पेन होता है। इसके अलावा रोलेक्स फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो एनालिसिस करवाई जाए तो इसमें 10% से ज़्यादा आपको मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे और इनका क्लॉक फेस क्रोमेटिन होगा। क्रोमेटिन कैसा होगा? क्लॉक फेस क्रोमेटिन होगा। और साइटोप्लाज्म के अंदर IgG ज़्यादा होती है। ओके, आ पेशेंट अनकॉन्शियस फॉर 20 मिनट्स आफ्टर एक्सीडेंट, और वो पेल है, कोल्ड क्लैमी है, डैट मीन्स के पेशेंट शॉक में चला गया है। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब BP काफ़ी ज़्यादा कम है और ऑक्सीजन वगैरह भी कम हुई हुई है। अब जब भी आपने एक बात रट्टा मारना है कि जो मीन आर्टिरियल प्रेशर है वो 60 से कम हो जाएगा, तो आपने कौन सा रिस्पांस को एक्टिवेट करना है? CNS इस्केमिक रिस्पांस को। तो इस पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक हो चुका है। एक पेशेंट है जिसको इजी ब्रूजिंग है, म्यूकोजल ब्लीडिंग है, प्लेटलेट्स भी कम हो गया, PT APTT भी प्रोलॉन्ग का हो गया है। दैट मीन्स कि ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर अफेक्टेड हो गया है जो दोनों पाथवे में पार्टिसिपेट करता है, एक्सट्रिंसिक में भी इंट्रिंसिक में भी। तो वो फैक्टर 2 होता है। जो फैक्टर 7 है वो इंट्रिंसिक पाथवे के लिए है, सॉरी फैक्टर 7 एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए है 3 और 7, जबकि जो फैक्टर 8 होता है वो मेनली होता है इंट्रिंसिक पाथवे के लिए, जिसके लिए APTT होता है। इसके बाद मलिग्नेंसी का हाल मार्क क्या होता है? मेटास्टेसिस होती है। क्लियर। इसके बाद है 60 ईयर ओल्ड मैन जिसको एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलोन है और ये कैंसर लीवर में चला गया है। तो कैंसर मेटास्टेसिस को कैसे करते होते हैं? कैंसर कैसे करते होते हैं? ब्रीचमेंट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, ब्रीचमेंट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर। तो फॉर मलिग्नेंसी का जो हाल मार्क होता है वो मेटास्टेसिस होती है। क्या होती है? मेटास्टेसिस होती है। ग्रेटर देन इन्वेजन, अगर इन्वेजन भी ऑप्शन में ना हो तो प्लियोमॉर्फिज्म, अगर वो भी ना हो तो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो। क्लियर, यह आपने रट्टा मारना है। इसके बाद हम आ जाते हैं अगर ग्रेडिंग है तो ग्रेडिंग न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन पर या डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन पर या माइटोसिस पर डिपेंड करती है। जो स्टेजिंग होती है वो कितना सेपरेट हुआ है और कितना लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है। और एक और बात रट्टा मारना कि जो प्री मलिग्नेंट लीजन है उसमें प्लियोमॉर्फिज्म डायग्नोस्टिक होता है और प्री मलिग्नेंट कंडीशन में न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो होता है। क्लियर। तो मेटास्टेसिस के लिए क्या होती है? डाउन रेगुलेशन ऑफ कैडारिन और ब्रीचमेंट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ओवरराइडिंग अयोर्टा,
एंड द VST। तो बेस्ट आंसर इज राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। क्लियर। पेशेंट को हेपाटोसप्लीनोमेगैली है, एब्डोमेन प्रोट्रूडेड है, डैट मीन्स के पेशेंट को क्वाशियोर प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है। एक पेशेंट को कार्डिक डिफेक्ट है, कॉर्टिकल डिफेक्ट, हाइपोटोनिया मतलब उसको ज़ेल्विगर सिंड्रोम डेवलप हो चुका है, जिसमें वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती, पेरोक्सिसोम के अंदर होती है। इन द लंग्स कौन से सेल होते हैं जो ब्रोंक्यूलर एपिथेलियम को रीजनरेट करते हैं? तो आंसर इज क्लारा सेल या क्लब सेल, दीज आर द स्टेम सेल्स जो कि रीजनरेट करते होते हैं। जो टाइप 1 है वो सरफेस बनाते हैं, टाइप 2 सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। 55 ईयर ओल्ड मैन जिसको हाइपरलिपिडेमिया है वो गार्लिक सप्लीमेंट्स ले रहा है ताकि उसका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। गार्लिक क्या करती है? HMG कोई रिडक्टेस एंजाइम की फॉस्फोरिलेशन करती है। क्लियर। फॉस्फोरिलेशन करती है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। ठीक हो गया। जब HMG कोई रिडक्टेस एंजाइम क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा तो फिर LDL सीरम में से कम हो जाएगा, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा ना तो उसकी वजह से क्या होगा? LDL रिसेप्टर ज़्यादा एक्सप्रेस हो गए, वो LDL की ज़्यादा अपटेक करेंगे। एक पेशेंट को एब्डोमिनल ब्लॉटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है 72 आवर्स आफ्टर द सर्जरी। तो जब भी ऐसा होता है तो आपने एक्सरे एब्डोमेन कराना है ताकि देखने के लिए एयर फ्लूइड लेवल्स को या ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। एक फीमेल है जिसको 3rd डिग्री लिवेटर एनआई का प्रोलैप्स हो चुका है, 3rd डिग्री प्रोलैप्स है ड्यू टू यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट ये कहाँ अटैच होता है? सर्विस को जोड़ता है पोस्टीरियर पैल्विक वाल से, यानी सैक्रम से जोड़ता है। 36 वीक ओल्ड प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको DVT था और उसको स्ट्रोक हो गया है। क्यों हो चुका है? दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म विच इज़ ड्यू टू EST। तो EST ज़्यादा कॉमन कौन सा है? ऑस्टियम सिकेंडम वाला। एक स्टूडेंट अपने सर को स्टूडेंट टर्न्स हेड टुवर्ड्स द साउंड, जिस तरफ बुलाया गया, तो साउंड के लोकलाइजेशन कराने वाला कौन सा होता है? इंफीरियर कॉलिकुलस। जो सुपीरियर कॉलिकुलस है वो विजन के लिए होता है, इंफीरियर कॉलिकुलस साउंड वगैरह के लिए होता है। टेस्ट फॉर टाइफाइड ऑन द 4th डे। फर्स्ट वीक के अंदर ब्लड कल्चर आते हैं, सेकंड वीक के अंदर एंटीबॉडी विडाल टेस्ट, थर्ड में स्टूल और फोर्थ में यूरिन कल्चर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद है कौन सा स्ट्रक्चर सुपीरियर मिएटस में ड्रेन होता है? तो सुपीरियर मिएटस के अंदर पोस्टीरियर एथमॉइड साइनस और सफिनॉइड साइनस ड्रेन होती है। लीवर की बायोप्सी लेनी है तो T9 से लेकर T10 तक और मिड क्लेविकुलर लाइन में आपने लेनी है। इसके बाद है कि 35 ईयर ओल्ड मेल है जिसको नॉन फ्लुएंट है, बोल नहीं पा रहा, एक्सप्रेसिव मोटर एफेजिया है, डैट मीन्स ब्रोकास एरिया डैमेज हो चुका है और ब्रोकास एरिया फ्रंटल लोब में होता है। तो ब्रोकास एफेजिया मोटर एफेजिया होता है, नॉन फ्लुएंट होता है, एरिया 44-45 होता है, इंफीरियर फ्रंटल गायरस में होता है। वर्निकीज एफेजिया सेंसरी एफेजिया होता है, फ्लुएंट एफेजिया होता है लेकिन नॉन सेंस स्पीच होती है, एरिया 22 होता है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में होता है। क्लियर। ठीक हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो वर्निकीज एफेजिया के अंदर बंदा समझ नहीं पाएगा, डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, और वो सही से रीड नहीं कर पाएगा, विच इज़ कॉल्ड इलेक्सिया, या सही से लिख नहीं पाएगा इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, दिस इज़ कॉल्ड एग्राफिया। क्लियर। इसके बाद ग्लोबल एफेजिया है जिसमें वर्निकीज, ब्रोकास और आर्कुएट फेसिकुलस आ जाते हैं। अगर एंगुलर गायरस डैमेज हो गया तो माइल्ड सा फ्लुएंट एफेजिया होगा, ठीक है, वर्ड रिट्रीवल नहीं हो पाएगा। 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लेना है, जिसके अंदर मैक्रोफेज इकट्ठे हो गया जो कि लार्ज पेल सेल दिस इज कॉल्ड एपिथेलियोइड सेल इसमें कन्वर्ट हो गया। दिस इज टाइप ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, TB के अंदर होती है। फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फिबुला है, लॉस ऑफ इवारियन एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द लैटरल साइड ऑफ फुट ओनली, दैट मीन्स दैट कौन सी नर्व उड़ चुकी है? देखो लॉस ऑफ इवारियन है एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द लैटरल साइड ऑफ फुट। बेस्ट आंसर शुड बी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, लेकिन नेक ऑफ फिबुला पर कॉमन पेरोनियल नर्व भी पड़ी होती है, हालांकि ये फाइंडिंग्स सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व की है। थायरॉयडेक्टमी की जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है वो क्या होती है? क्लियर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में मोस्ट कॉमन या ओवरऑल या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, लेकिन इसने मोस्ट कॉमन का है, तो अगर आप पैराथायरॉयड निकाल दो तो हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा। द रैफे न्यूक्लियस इन द ब्रेन स्टेम, तो रैफे न्यूक्लियस क्या प्रोड्यूस करते हैं? न्यूक्लियस रैफे मैग्नेस या सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज एक लेबॉरेटरी टेक्नीशियन है, वो ल्यूकोसाइट को स्टडी कर रहा है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इसने अबंडेंट साइटोप्लाज्मिक RNA को देखा। ठीक हो गया। तो कौन से सेल है जिसमें इओजिनोफिलिया नज़र आता है? अंडरस्टूड बात है। इओजिनोफिलिया मतलब एसिडिक डाइट को पसंद करना, मतलब उनके पास बेसिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। अब ये इओजिनोफिल्स होते हैं।
इसके बाद है कि कौन सा एक्यूट फेस प्रोटीन है जो कि बढ़ जाती है, आंसर इज सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो बढ़ जाती है। नोटोकॉट का रेमिनेंट क्या होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस। अब मेसोडर्म के क्या क्या डेरिवेटिव होते हैं, मिमोनिकिस गुनेट्स। मेसोडर्म से जेनिटो यूरिनरी और रीनल सिस्टम बनता है। अदर्स के अंदर मसल, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, सीरस लाइनिंग बनेगी। एन से नोटोकॉट जिससे न्यूक्लियस पल्पोसस बनेगा। ए से एड्रीनल कॉर्टेक्स, डी से ड्यूरा मैटर, एस से स्प्लीन। 55 ईयर ओल्ड मैन जिसको नंबनेस एंड टिंगलिंग हो रही है हैंड और फीट में, लेबॉर्ट्री में पता लगा कि एमसीवी का लेवल बढ़ गया है, मतलब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है और न्यूरोपैथी हो रही है, दैट मीन्स B12 डेफिशिएंसी है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है, ओके, और मैक्रोसाइटोसिस है। वंस अगेन दिस इज अ डायग्नोसिस ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया विच इज़ ड्यू टू B12 या B9 डेफिशिएंसी। एक पेशेंट को रिकरेंट ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है और रिकरेंट साल्मोनेला का इन्फेक्शन है और न्यूट्रोफिल का फंक्शन, न्यूट्रोफिल से इसे काम नहीं कर पा रहे, तो कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट हो सकता है, माइट बी NADPH ऑक्सीडेज विच लीड्स टू क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़। हालांकि TB और साल्मोनेला तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई कैटलिस्ट पॉजिटिव है। ओके, रिगार्डिंग स्पाइनल कर्वेचर तो क्या बात ठीक है कि जो स्पाइनल कर्वेचर के बारे में कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कर्वेचर्स होता है। क्लियर, ठीक हो गया। न्यू बॉर्न हैज़ ओनली ऑन प्राइमरी कर्वेचर। क्लियर। अब ये प्राइमरी कर्वेचर क्या होते हैं, सेकेंडरी कर्वेचर क्या होते हैं, इसको आप गूगल से अच्छे से देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ये पहले दफ़ा सवाल चेंज हुआ है, इस वजह से इसको देख लेना। इसके बाद एक बायोप्सी आप TB वाले ग्रैनुलोमा से ले रहे हैं जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो हॉर्स शू पैटर्न में अरेंज हो रहे हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल बन गया। दिस इज़ कॉल्ड लैंगहैन जाइंट सेल, नॉट लैंगरहैन। इसके बाद HIV का जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है। एक पेशेंट को मल्टीपल लंग एब्सेस डेवलप हो चुके हैं आफ्टर एस्पिरेशन निमोनिया। तो जो मल्टीपल लंग एब्सेसिस होते हैं इट इज़ ड्यू टू स्टेफ ऑरियस। ड्यूरिंग ल्यूकोसाइट एक्सट्रावेजेशन कौन सा एडहियन मालिक्यूल होता है, तो वो इंटीग्रीन्स होते हैं जो एडहियन कराते होते हैं। जो ट्रांजिएंट एडहियन होती है या जिसको रोलिंग कहते हैं वो सिलेक्टिन से होती है, फर्म एडहियन इंटाग्रिन से होती है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ना है तो इंटरमीडिएट फिलामेंट चाहिए। और ल्यूकोसाइट चिपक जाते हैं एंडोथीलियम से वाया इंटरसेलुलर एडहियन मालिक्यूल विच इज़ CD18 CD11, ये इंटाग्रिन्स होते हैं। अब जो वेजोडाइलेशन होती है इन्फ्लेमेशन के अंदर वो हिस्टामिन से मीडिएटेड होती है। 40 ईयर ओल्ड मैन एक फ्लोर मिल में काम कर रहा है, उसको कफ और वीजिंग हो रही है। दिस इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशनल एस्थमा जो वर्किंग आवर्स की वजह से होता है। एक पेशेंट को क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, ECG देखी जा रही है, ECG पे लार्ज P वेव है लीड 2 के अंदर और AVF के अंदर। अब ये क्यों होती है लार्ज P वेव, दिस इज़ कॉल्ड P पल्मोनेल, ठीक हो गया, जिसमें P वेव की विड्थ हाइट बढ़ जाती होती है। क्लियर, दिस इज़ कॉल्ड P पल्मोनेल विच इज़ ड्यू टू क्रॉनिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन। 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रेजेंट आफ्टर द स्ट्रोक। ओके, पता लगा कि चेस्ट एक्सरे के अंदर लार्ज प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरी है लार्ज तो इट इज़ ड्यू टू, तो ये बेस्ट आंसर इज़ VST। अब असल में होगा क्या इस पेशेंट को VST था, और VST वाले पेशेंट में क्या डेवलप होना शुरू हो गया है, VST वाले पेशेंट में जो लेफ़्ट टू राइट शंट था वो राइट टू लेफ्ट शंट में कन्वर्ट हो गया विच इज़ कॉल्ड आइजनमेंगर सिंड्रोम, और उसी की वजह से जो इम्बोलस था वो आपका स्ट्रोक करवा गया। 32 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट फीमेल है, प्रेजेंट विद अ पेन एंड स्वेलिंग एट द बेस ऑफ हर थंब, और ये स्वेलिंग लोकलाइज्ड है एट द रेडियल स्टाइलाइट प्रोसेस। दैट मीन्स दैट कि जो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है उसके टेंडन की इन्फ्लेमेशन है। दिस टेस्ट इज कॉल्ड फिंकलस्टीन टेस्ट, इसके लिए इस्तेमाल होता है डीक्वेरवेंट टिनोसाइनोवाइटिस के लिए। 45 ईयर ओल्ड सिंगर प्रेजेंट विद अ परसिस्टेंट हॉर्सनेस फॉर द पास्ट 3 मंथ। लरिंजोस्कोपी के अंदर पता लगा कि कोई मैसेज नहीं है लेकिन वोकल कॉर्ड की माइल्ड इन्फ्लेमेशन है। क्लियर, अब वोकल कॉर्ड की एपिथेलियम कौन सी होती है, आंसर इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम। 32 ईयर ओल्ड फीमेल जिसकी साल्पिंजेक्टमी हो चुकी है फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो फैलोपियन ट्यूब की एपिथेलियम होती है सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। एक पेशेंट को साइनाइड पॉइजनिंग हो चुकी है। साइनाइड कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करती है, कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करती है प्रोटीनोन फिनोबार्बिटोन, कॉम्प्लेक्स 3 को एंटीमाइसिन ए, कॉम्प्लेक्स 4 को साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड एजाइड, कॉम्प्लेक्स 5 को ओलिगोमाइसिन। क्लियर, अब जो ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने वाला जो मेन एंजाइम है वो CYP3A4 होता है। 32 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट विद इरेगुलर पीरियड
रिसेंट वेट गेन, फटीग एंड सेंट्रल ओबेसिटी। क्लियर, ठीक हो गया। तो कौन से हार्मोन के लेवल्स आपने कराने हैं? मेनली पेशेंट का क्या हो चुका है, वेट गेन है, ओबेसिटी हो गई है, तो थायराइड हार्मोन कम हो चुकी है, दैट मीन्स TSH के लेवल्स आपने कराना है। क्लियर, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। 22-year-old मैन प्रेजेंट विद एक्सर्शनल डिस्निया एंड एपिसोड्स ऑफ चेस्ट पेन। पता लगा कि हार्श सिस्टोलिक मरमर है जो कि लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे है, जो कि वाल्सल्वा मनूवर से बढ़ जाता है इंटेंसिटी, और दैट मीन्स दैट दिस इज़ द मरमर ऑफ हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और इसके अलावा एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी विद सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन है, तो डायग्नोसिस हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। एक पेशेंट एब्डोमिनल सर्जरी करवाई है और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में उसको हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया और कोल्ड क्लैमी, दिस इज़ ड्यू टू हाइपोवोलेमिक शॉक। क्लियर, ठीक है। अब शॉक की टाइप्स पढ़ लेते हैं। हाइपोवोलेमिक ड्यू टू वॉल्यूम डिप्लीशन, माइट बी ड्यू टू हैमरेज, डिहाइड्रेशन, बर्न्स। इसके अंदर क्या होता है, हाइपोवोलेमिक में कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज प्रीलोड, CVP या पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कम होता है। क्लियर, सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती होती है, कोल्ड क्लैमी स्किन होती है। कार्डियोजेनिक शॉक का काज होता है MI, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज। इसके अंदर TPR बढ़ जाती है, कार्डिक आउटपुट कम होती है, कोल्ड स्किन होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर 3 शॉक होते हैं, सेप्टिक, एनाफाइलैक्टिक, न्यूरोजेनिक। सेप्टिक शॉक सेप्सिस की वजह से होता है और इसमें वेजोडाइलेशन होती है, तो TPR कम हो जाता है, वार्म स्किन होती है। एनाफाइलैक्टिक शॉक में भी वेजोडाइलेशन होती है और न्यूरोजेनिक शॉक में भी वेजोडाइलेशन होती है और कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाती है। कार्डिक शॉक में रट्टा मारना, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर CVP या JVP या पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ जाता है। एक पेशेंट को सडन सीवियर पेन है लॉइन टू ग्रोइन, तो ये यूरिट्रिक स्टोन में होता है। अब कौन से स्टोन हो सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर हाइपर इकोइक शेडो वगैरह मिल रहा है। क्लियर, असल में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये स्टेटमेंट ऐसी थी कि ये स्टोन एक्सरे पे नज़र नहीं आ रहा था। क्लियर, ठीक हो गया, और ये अल्ट्रासाउंड या CT पे नज़र आ रहा था, तो बेस्ट आंसर इज़ यूरिक एसिड। लेकिन अगर ज़्यादा कॉमन स्टोन पूछे तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट की हो सकती है। 46-year-old मैन प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस, फेशियल वीकनेस एंड अनस्टेडीनेस वाइल वॉकिंग। मतलब उसको हेयरिंग लॉस है, 8वीं नर्व गई है, फेशियल वीकनेस है, 7th चली गई है। क्लियर, ठीक है। सेरिबेलम के साइंस है, डेट मीन्स सेरिबेलोपोंटाइन एंगल ट्यूमर है, अकोस्टिक न्यूरोमा है। एक पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है, सीरम ऑस्मोलैरिटी कम है लेकिन यूरिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है, डेट मीन्स सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH है। क्लियर, एक पेशेंट को का माइल्डली एलिवेटेड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, दैट मीन्स दिस इज एसिम्प्टोमेटिक जॉन्डिस विच इज़ गिलबर्ट सिंड्रोम। 35-year-old पेशेंट को जॉइंट पेन है, स्टिफनेस है और नील की पिटिंग की भी एविडेंस है। देर इज़ नो प्रायर डायग्नोसिस ऑफ सोरियासिस। क्लियर, ठीक हो गया। तो फिर भी कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराओगे, HLA-B27। दिस माइट बी ड्यू टू सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थरोपैथी लाइक एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, क्योंकि एज ग्रुप भी इससे में आ रही है। A 35-year-old मैन प्रेजेंट विथ राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। ओके, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, लो ग्रेड फीवर है और एंडेमिक एरिया में हिस्ट्री है और सिस्टिक लीजन है लीवर के अंदर, डैट मीन्स हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ है। अब इसके लिए जो आपने इन्वेस्टिगेशन और चॉइस करानी होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट इनहांस CT स्कैन ऑफ एब्डोमेन। 28-year-old वुमेन प्रेजेंट विद डिजेंट्री और एक ट्रॉपिकल कंट्री में मूव की है और एंटामाइबा स्टोलिटिका की हिस्ट्री है, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज मेट्रोनिडाजोल। सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है, वजाइनल डिस्चार्ज है विथ फ्रोथी ग्रीनिश डिस्चार्ज। अब जो फ्रोथी ग्रीनिश डिस्चार्ज है ट्राइकोमोनियासिस में होती है जिसमें फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ड्रग ऑफ चॉइस इज मेट्रोनिडाजोल। तो ट्राइकोमोनास वजिनालिस में पेयर शेप होती है, फूल स्मेलिंग ग्रीनिश डिस्चार्ज होती है, प्रूराइटस होता है, स्ट्रॉबेरी सर्विस देखने को मिलती है। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग के अंदर मोटाइल पेयर शेप ट्राइकोमोनाट्स होते हैं, pH 4.5 से बढ़ जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस इज मेट्रोनिडाजोल या क्लिंडामाइसिन। इसके बाद 55-year-old पेशेंट है जिसको फिनास्टेरॉइड दी गई है, तो फिनास्टेरॉइड का क्या है, फिनास्टेरॉइड इज 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, तो साइड इफेक्ट इज बेस्ट आंसर इज गायनिकोमास्टिया। क्लियर, इसने इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है लेकिन बेस्ट आंसर इज गायनिकोमास्टिया। क्लियर, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। 7-year-old बॉय प्रेजेंट विद अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जामिनेशन पे पता लगा कि टेस्टिकुलर साइज ज़्यादा है और प्यूबिक हेयर ग्रोथ है, मतलब कोई ना कोई एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर है, लेकिन GnRH का लेवल क्या है, नॉर्मल है। दैट मीन्स कि GnRH वाली साइड से मसला नहीं है, तो मसला कहाँ से है, टेस्टिस में लेडेक्स सेल का ट्यूमर है, तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं।
एक पेशेंट को प्रोग्रेसिव वेट लॉस है, वेग एब्डोमिनल पेन है, पता लगा कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्फ्लेमेशन के साइटोकाइंस कौन से होते हैं? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के तो इंटरल्यूकिन 1, TNF अल्फा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के इंटरफेरॉन गैमा और इंटरल्यूकिन 12। इंटरल्यूकिन 12 TH1 सेल की डिफ्रेंशिएशन कराता है और इंटरफेरॉन गैमा मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। 25 ईयर ओल्ड मैन को एक सस्टेन ट्रॉमेटिक हेड इंजरी हुई है, CT स्कैन के ऊपर बाई कन्वेक्स लेंस शेप हाइपरटेंस ओपेसिटी है। दिस इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल हीमाटोमा। एक पेशेंट को हाइपोक्लीमिया हुआ है ड्यू टू डायूरेटिक यूज़। तो कौन सी मेडिसिन पोटेशियम लॉस को करेक्ट करेगी? बाय एंटागोनाइजिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल ट्यूब्यूल विदाउट काजिंग फर्दर पोटेशियम लॉस। तो कौन सी है? बेस्ट आंसर इज एमिलोराइड, क्योंकि एमिलोराइड सोडियम चैनल को डायरेक्टली ब्लॉक कर देती है। जो स्पाइरिनोलैक्टोन होती है ये एल्डोस्टेरोन के जरिए काम करती है। ओके 58 ईयर ओल्ड मैन को कन्फ्यूजन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, बेजल क्रैपिटेशन है, पता लगा है कि यूरिया का लेवल और क्रिएटिनिन का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। दैट मीन्स पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा हो चुका है ड्यू टू यूरीमिया। तो आपने क्या करना है? यूरीमिया के लिए हीमोडायलिसिस करवानी है, क्योंकि पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो चुका है। इसके बाद एक पेशेंट है जो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है? 50 to 70 होता है। क्लियर? ठीक हो गया। तो 60 to 70 लिख दिया, मान लेते हैं। 28 ईयर ओल्ड मैन ऑन लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी, उसको एक्यूलीज टेंडन का पेन हो गया, कार्टिलेज डैमेज हो गया, डैट मीन्स फ्लोरोक्विनिलॉन्स ने टेंडिनाइटिस करवा दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 45 ईयर ओल्ड वुमेन ऑफ जिसको क्रॉनिक इंसोम्निया है, उसको ऐसी ड्रग दी गई है डेट एक्ट एज मुझे नज़र नहीं आ रहा, डेट एज ओरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अच्छा, ओरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पूछ रहे हैं तो वो सीवोरेक्सेंट होती है। जो रेमल्टियोन है वो तो मेलाटोनिन को ब्लॉक कर देती है, मेलाटोनिन पे काम करती है। एंडोथीलियल सेल प्रोड्यूस फैक्टर्स रेगुलेटिंग वैस्कुलर, मुझे क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा कि कौन सा एंडोथीलियल डिराइव्ड सब्सटेंस है जो कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। आंसर इज प्रोस्टासाइक्लिन, PGI2। नेक्स्ट इज 60 ईयर ओल्ड फीमेल जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको परसिस्टेंट जॉइंट पेन हो रहा है, ओके, डिस्पाइट रेगुलर एनसेड यूज़। तो इंट्रा आर्टिकुलर आपने स्टीरॉइड के इंजेक्शन देने होते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड के इंजेक्शन देने होते हैं। अब 50 ईयर ओल्ड पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ है तो सेंसिटिव और स्पेसिफिक मार्कर ऑफ MI इज़ ऑलवेज ट्रोपोनिन, खासतौर पर ट्रोपोनिन आई। इसके बाद एक पेशेंट को फेशियल स्वेलिंग है, हेडेक है, डिस्टेंडेड नेक वेन्स है, डैट मीन सुपीरियर वेना कैवा की ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है। दिस इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम। दिस माइट बी ड्यू टू पैनकोस ट्यूमर। इन ट्यूबरकुलस TB के इन्फेक्शन के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती है वो मेनली सेल मेम्ब्रेन बाउंड एंटीजन को टारगेट करती है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड एंटीजन को। नेक्स्ट इज 55 ईयर ओल्ड मैन जिसको CLD की हिस्ट्री है, इलेक्टिव सर्जरी प्लान की गई है। तो कौन सी ड्रग हम दे सकते हैं फॉर एनाल्जेसिया इन CLD पेशेंट? आंसर इज फेंटेनाइल। ओके, ये हम दे सकते हैं। CSF हमारा ट्रांससेलुलर फ्लूइड में आता है जो थर्ड स्पेस में होता है। पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज डन बाय ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ग्लोसोफरेंजियल नर्व के थ्रू आती है। विच नर्व इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल, नहीं ऑरिकुलोटेम्पोरल तो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, तो ये ग्लोसोफरेंजियल से ही आती है पैरोटिड ग्लैंड की सप्लाई। ठीक हो गया। इसके बाद विच नर्व इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग टीयर प्रोडक्शन वाया लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल ग्लैंड के लिए कौन सी नर्व आती है? लैक्रिमल, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। इसके लिए फेशियल आती है, नर्वस इंटरमीडियस। क्लियर? और बाकी पैरोटिड के लिए ग्लोसोफरेंजियल नर्व आती है। अब कौन सा अमाइनो एसिड इसेंशियल होता है? बेस्ट आंसर इज हिस्टिडीन, क्योंकि वहाँ पर हिस्टिडीन दिया हुआ था, तो आपको मैं बता रहा हूँ। क्लियर? तो ये ऑप्शन सही नहीं है, बस आप PTV टिम हाल को रट्टा मार लेना, समझ आ जाएगा। अब पेशेंट विद एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया जिसको एब्डोमिनल पेन और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ रहे हैं, तो व्हाट ट्रीटमेंट हेल्प्स बाय रिप्रेसिंग हेपेटिक ELA सिंथेस और इम्प्रूविंग सिम्टम्स। तो आपने ELA सिंथेस को इनहिबिट करना है। आंसर इज हिमैटिन। हिमैटिन क्या करती है? ELA सिंथेस को इनहिबिट करती है। आपने अगर आपने इंड्यूस करना है साइटोक्रोम एंजाइम को तो आंसर इज ग्रीसोफिल्विन, या फिर आप फिनोबार्बिटल दे सकते हैं। नेक्स्ट इज 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट को रिकरेंट अबिस्ट्रो हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटोमेगाली और लैक्टिक एसिडोसिस है और डोल लाइक फेसिस है। डैट मीन्स कि एक वॉन ग्रिक डिजीज़ है, टाइप 1 स्टोरेज डिजीज़।
तो वॉन ग्रे की डिजीज़ विच इज़ टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोसिस फास्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है। ठीक हो गया, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यूरिक एसिड का लेवल, टैग का लेवल, लिपिड्स का लेवल, ये सारा का सारा बढ़ जाता होता है, लैक्टिक एसिड का लेवल भी बढ़ जाता है। पोम्पे डिजीज़ टाइप 2 है, इसमें लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज विच इज़ एसिड माल्टेज, ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है, डायलेटेड कार्डियोमेगैली होती है। कोरी डिजीज़ में डी ब्रांचिंग एंजाइम ख़राब होता है, जिसकी दो एक्टिविटी होती है, 4 अल्फा डी ग्लूकान ट्रांसफरेज एंड अल्फा 1 6 ग्लूकोसाइडेज। एंडरसन डिजीज़ में ब्रांचिंग एंजाइम अफेक्टेड होता है, इसमें हेपेटोसप्लीनोमेगैली होती है। मायोकार्डल के अंदर स्केलेटल मसल मायोफॉस्फोरिलेज की डेफिशिएंसी होती है, मसल क्रैम्प, मायोग्लोबिन यूरिया एंड सेकंड विंड फिनोमिना देखने को मिलता है। एक पेशेंट को सूडोमोनास एरिजिनोसा का इन्फेक्शन है, उसको कम्बिनेशन एंटीबायोटिक दी गई है। क्लियर, सूडोमोनास के लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक होती है, जिसमें बेस्ट आंसर इज़ एटापेनिम लिखा हुआ है, हालांकि वहाँ पर इमीपेनिम या मेरोपेनिम लिखा हुआ था, तो बेस्ट आंसर इज़ मेरोपेनिम, सही हो गया। क्लियर, टेजोबैक्टम अकेले नहीं दे सकते, पिपार्सलिन और टेजोबैक्टम मिला के देनी होती है, विच इज़ कॉल्ड टेंजो। टेजोबैक्टम तो कोई काम नहीं करेगी। ओवरवेट पेशेंट इज़ एडवाइज टू इंक्रीज द डाइटरी फाइबर इनटेक, तो डाइटरी फाइबर क्या करते हैं, डाइटरी फाइबर कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं और स्टूल के बल्क को बढ़ा देते हैं। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको लॉन्ग स्ट्रेचर होना चाहिए, लॉन्ग स्ट्रेचर गायनेकोमास्टिया स्मॉल टेस्टिस, दैट मीन्स क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 47XXY। एक ट्रॉमा पेशेंट है जिसकी इमेजिंग हो रही है आफ्टर हाई इम्पैक्ट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। रेडियोलॉजिस्ट ने नोट किया कि जो डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा है वो किस ओपनिंग से पास करता है, तो अयोटा पास करता है T12 से, और अयोटिक ओपनिंग से अयोटा थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन पास करती है। अ पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस, उसको सडन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो चुके हैं, मतलब उसको CNS का स्ट्रोक हो चुका है, और CNS का इन्फॉक्शन हमेशा लीकोफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। ब्रेन में लीकोफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, बाकी ऑर्गन्स में लाइक किडनी, हार्ट और एड्रीनल ग्लैंड में कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। टीबी में केजियस नेक्रोसिस होती है। कोई भी वास्कुलाइटिस हो उसमें फिब्रिनोइड नेक्रोसिस होती है। ड्राई गैंग्रीन में कोआगुलेटिव है, वेट गैंग्रीन में लीकोफेक्टिव है। ब्रेस्ट का ट्रॉमा हो या एब्डोमिनल ट्रॉमा हो तो ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस। पेनक्रेटाइटिस में भी फैट नेक्रोसिस। एक पेशेंट को CKD है, डेवलप्स ओटाइटिस मीडिया, तो CKD वाले पेशेंट में नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन कौन सी नहीं होती, तो रट्टा मारना कि जो लो डोज जेंटामाइसिन है वो हम दे सकते होते हैं। वेनकोमाइसिन भी नेफ्रोटॉक्सिक है, अमोक्सिसिलिन, क्लावलिनिक एसिड दे आर आल्सो नेफ्रोटॉक्सिक, सिप्रो भी कुछ हद तक करवा देती है। अ यंग पेशेंट विद अनीमिया, उसको डायग्नोस है हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस, तो इसमें स्पेक्ट्रन का डिफेक्ट होता है। 42 ईयर ओल्ड पेशेंट को पैरोक्सिस्मल हेडेक है, फ्लशिंग है, डैट मीन्स के फियोक्रोमोसाइटोमा है, जिसके अंदर सीरम में मेटानेफ्रिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। एक पेशेंट को हाइपरटेंशन है, मसल वीकनेस है ड्यू टू लो पोटेशियम, और पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, और एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है, रेनिन कम है, दैट मीन्स प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कौन सिंड्रोम हो सकता है,